अपनी पार्टी जम्मू व कश्मीर में किस हालत में है, आवाम उसको अच्छी तरीके से जानती है। आज हमारे साथ पीडीपी के एक सीनियर रुकन और साबिक औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर पुंछ मोहतरम रियाज आतिश साहब ने भी पीडीपी को खैराबाद कहकर अपनी पार्टी का दामन थामा। उन्हीं से आज हम पीडीपी को छोड़कर अपनी पार्टी में जाने का मकसद पूछेंगे। रियाज साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल ही सैयद अल्ताफ़ बुखारी का जो यहाँ इज्तिमा-ए-आम था और लोगों की कसीर तादाद थी, अब जबकि दफ़ा 370 टूट जाने के बाद दीगर पार्टियों ने, जो यहाँ की रीजनल पार्टियाँ थी, उन्होंने इस हवाले से दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद ये अपनी पार्टी थी कि जिसने इस दफ़ा के हवाले से ये तो कहा कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अब इसको वापस नहीं लाना या लाना, इसकी वकालत इन्होंने नहीं की। तो इन सारे हालात के बावजूद आपने इस पार्टी का दामन थामा, पीडीपी को क्यों खैराबाद कहा? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले तो मैं ये बताऊँ कि आपका जो एक सवाल में आपके 3 सवाल थे। जो पहला सवाल आपका था कि मैंने पीडीपी को क्यों छोड़ा, मैं आपको बताऊं, मैं 2009 से पीडीपी में एज ए स्टूडेंट विंग स्टेट इंचार्ज मैंने काम किया है। पीडीएसयू जो पीपल्स डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन थी, उसका मैं स्टेट इंचार्ज रहा हूं। फिर उसमें जब मेरी कारकर्दगी देखी गई, फिर मुझे एज ए स्टेट सेक्रेटरी यूथ पीडीपी बनाया गया। उसके बाद फिर मुझे पेरेंटल में भेजा गया। पेरेंटल में मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, एज ए डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने पीडीपी में काम किया। फिर जब गवर्नमेंट बनी और 2017 में मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का मैं पुंछ में आया, तो 2022 तक मेरा ये टेन्योर जो है 2022 में ख़त्म हुआ। अब छोड़ने का ये था कि मैं आपको बताऊं कि हम एक विजन के साथ जुड़े थे। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, उनका एक विजन था। विजनरी लीडर हम आज भी मानते हैं, वो एक विजनरी लीडर थे। उनका एक विजन था, जिस विजन के तहत हम उनके साथ जुड़े थे। जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफ़ात हो गई, उसके बाद कि पीडीपी वो पीडीपी नहीं रही कि सबको साथ लेकर चलना, हर खिते की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर तहसील की बात करना, हर उस वर्कर को नुमाइंदगी देना जो हार्ड वर्कर था, जो ग्रास रूट पर जो काम करता था। ये वो जमात नहीं रही, साथ लेकर चलने वाली नहीं रही। मतलब एक किस्म की डिक्टेटरशिप इस जमात में आ गई। 2022 में मेरा टर्नओवर ख़त्म होता है। उसके बाद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जो पार्टी सदर हैं, उनका दौरा पीर पंजाल का होता है। यकीन मानेंगे आप, जितने भी लोग मुफ्ती सईद साहब के साथ थे, किसी को भी ना उस चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना ही किसी को इनवाइट किया गया। शायद वो 1-2 बार आई, कभी भी, मतलब बिल्कुल हमें इग्नोर किया गया। फिर उन्होंने बॉडीज़ बनाई, पूरे स्टेट में बॉडीज़ बनाई, और उन लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई जो मुफ्ती सईद के साथ है। तो ये सबसे बड़ा ये रीज़न रहा कि अगर आपको एक जमात इग्नोर कर रही है, जिस जमात के लिए हमने लाठियाँ खाई, जिस जमात के लिए हमने काम किया। जब मैं स्टूडेंट विंग का इंचार्ज था और यूथ सेक्रेटरी था, मैं 3500 मेंबरशिप मेरी जम्मू के अंदर रही है उस टाइम पीडीपी के लिए। और सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि इस पीडीपी में मतलब सबको साथ लेकर चलने का म्यादा नहीं है, और ये जमात जो है मुफ्ती सईद वाली जमात अब नहीं है। वो कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात की अफवाहें तो चल रही हैं, लेकिन अभी इंतखाबात के हवाले से कोई वाज़ेह जो है वो पॉलिसी नहीं है। फिर भी ऐसे वक्त में आपका पार्टी पीडीपी को छोड़ना और अपनी पार्टी में शामिल होना क्या लगता है? देखो, 2 किस्म के लीडर होते हैं। एक सेल्फिश इंसान होता है, उसको लगता है कि हाँ इलेक्शन हो रहे हैं, मैं किसी जमात में चला जाऊं, मुझे मैंडेट मिले या मुझे कहीं पे अच्छा एक डेजिग्नेशन मिले, उस हिसाब से चलते हैं। हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, मेरी सोच अलग है। जिस जमात में जाना है, काम करना है, हमने लोगों के लिए काम करना है। मुझे मालूम है कि इलेक्शंस का अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मगर
अल्ताफ़ बुखारी, जो सईद अल्ताफ़ बुखारी हैं, हम जब ये पीडीपी में थे तब भी हमने इनके साथ काम किया है, तभी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे थे। इनके बहुत सारे काम हमने इस टाइम अपने डिस्ट्रिक्ट में देखे थे, जैसे मैगडमाइज़ करना डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोडों का, और ये जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, डिग्री कॉलेज इनके हाथों से उस टाइम हुआ है। जब ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, लोरेंटू टंगमर्ग रोड का जो है, तब ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यहाँ के थे। हम उनके कामों से काफ़ी जो है मतलब खुश थे, तब भी खुश थे, और उसके बाद भी जो उन्होंने स्टेप्स उठाए, जो काम किए, इंशाल्लाह हम उस पर खुश हुए। हमें लगा कि इतने सारी जमातों में वाहिद एक जो है वो अल्ताफ़ बुखारी जो है इस स्टेट को अभी उठा सकता है और इस स्टेट को चला सकता है। और यही मेरा बड़ा रीज़न था कि मैं ऐसी शख्सियत के साथ काम करूं जिसमें मैं अपने इलाका की डेवलपमेंट की बात कर सकूं, अपनी इलाके की के नौजवानों के लिए मैं काम कर सकूं। तो यही रीज़न था कि मैंने अपनी पार्टी का जो है दामन पकड़ा है। तो इंशाल्लाह मुझे तो यकीन है कि मैंने सही काम किया है। रियाज साहब, जैसा कि इस वक्त अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो इस हवाले से चूँकि बहुत सारे खदशात हैं लोगों के ज़हनों के अंदर, तो किस तरीके से इनको देखते हैं और नौजवानों के लिए क्या कहेंगे आप इस बिल्कुल, ये सवाल मतलब काफ़ी आपसे पहले भी काफ़ी जो इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं कि अपनी पार्टी को बी टीम कहा जाता है। मुझे आप बताइए कौन सी यहाँ पार्टी जो टीम नहीं है, या सब ABCD है? ये तो एक अपनी अपनी सोच का एक नज़रिया है। क्या महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई? वो कौन सी, वो A टीम थी उनकी। क्या उमर अब्दुल्ला को जब लॉन्च किया तो बीजेपी ने लॉन्च किया था ना पूरे हिंदुस्तान में। अभी जब 370 हटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का तो अकाट रहा लद्दाख में कौंसिल इलेक्शंस में, वो कौन सी टीम थी? यही टीम थी। उसके बाद मतलब हर पार्टी में अब ये चीज़ें जो है लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जब रोज़गार का मसला बना, वाहिद अल्ताफ़ बुखारी की वो शख्सियत थी जिसने सेंटर की आंख में आंख डालकर बात की कि हम जो हमारे नौजवानों का जो रोज़गार का मसला है, जो ये नौकरियों का मसला है कि बाहर के लोग आके यहाँ नौकरियाँ करेंगे, वाहिद अल्ताफ़ बुखारी की शख्सियत थी जिसने आंख में आंख डालकर बात की और उन चीज़ों से सेंटर को मनवाया। तो अगर उस चक्कर में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं दूसरी पार्टियां, तो ये तो गलत है। बाकी तो सेंटर के साथ तो अपने चलना ही चलना है। आज अगर बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, परसों कोई और होगी। क्या सेंटर के बगैर आप चल सकते हैं? सेंटर के साथ तो आपका तालमेल तो रहेगा, तब जाके आप डेवलपमेंट कर पाएंगे ना यहाँ पे स्टेट की। तो दफ़ा 370 के हवाले से चूँकि इस वक्त बाकी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या दीगर रीजनल पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि दफ़ा 370 को वापस लाया जाएगा। तो इस हवाले से आपकी पार्टी, अपनी पार्टी का क्या? मैं आपके इस क्वेश्चन से पहले एक बात कर रहा हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ, मतलब मिलता जुलता है। जैसे अटॉमनी, मेरे बाप दादा ने अटॉमनी पे वोट दिया था ना कि हम अटॉमनी लेंगे जम्मू कश्मीर में। फिर सेल्फ रूल आया, फिर हमने सेल्फ रूल पे वोट दिया। फिर 370 अब आया, वापस लेना। अब इस पे वोट मांगने की कोशिश हो रही है। कहाँ गई वोट आपने? कहाँ गया सेल्फ रूल? हाँ, अलबत्ता उस सेल्फ रूल का मतलब आज मैं समझा, वो सेल्फ रूल लोगों के लिए सेल्फ नहीं था, वो सेल्फ खुद के लिए उनको रूल करना था। बगैर इलेक्शन लड़े कैबिनेट मंत्री, बगैर इलेक्शन लड़े कैबिनेट मंत्री, सेल्फ एक फैमिली ने रूल करना था। वो कह रही थी, वो सही कह रही थी कि मैंने सेल्फ रूल करना है, मगर हम बेवकूफ़ थे कि हमें समझ में नहीं आया ये सेल्फ रूल क्या है। हम सोचते थे कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक सेल्फ रूल जो उन्होंने लाज बताए थे उस टाइम, हम उस चक्कर में थे। अब 370, आपने DDC और BDC इलेक्शन किस पे वोट लिया लोगों से कि हम 370 वापस लाएं? अब तक क्यों नहीं आया? बाद में आपने अपने ही DDC और BDC को जम्मू में बिठा दिया प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। क्या एक बार भी इनके DDC और BDC ने प्रोटेस्ट किया कि 370 वापस आना चाहिए? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली कौन सी बात? अब ये जनरेशन, वो थोड़ी पढ़े लिखे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मसला होता है, कोई भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना होता, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ना आए। जहां तक अल्ताफ़ बुखारी साहब से हमारी जिससे बात हुई थी, हमने पूरा स्टडी किया। हम कोई अनपढ़ लोग थोड़ी है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें मालूम है।
उन्होंने अपने वकील वहाँ भेज के रखे, वकील लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ हम आके बेवकूफ़ बोलेंगे कि आप हमें वोट दो, हम 370 वापस लाएंगे, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई। रियाज साहब, इस वक्त अगर 370 और दूसरा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं और इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जानिब से बहुत सारे ये वादे भी किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें भी चलाई जा रही हैं कि नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए। तो यहाँ ज़मीनी सतह पर चूँकि आप एक 2 साल या 4 साल का आपका टेनओवर रहा DD अपना औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर का भी, उस हवाले से भी चूँकि आपने हालात देखे और आज के इस दौर में इस वक्त जो है नौजवानों के लिए क्या कुछ हो रहा है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? देखो, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अगर हालात इस टाइम आप देखोगे बिल्कुल बहुत ही बैड कंडीशन में है, वर्स्ट कंडीशन है जम्मू कश्मीर की हालात और नौजवानों के हालात है। बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नौजवान गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। आए दिन आप न्यूज़ें देखते हैं, फलानी जगह 4 लड़के ड्रग्स से मारे गए, फलानी जगह 5 लड़के मारे गए। बेरोज़गारी का तो बुरा हाल है जम्मू कश्मीर में। जो वक्ती मरकज़ी हुकूमत है वो कोई भी तवज्जो नहीं है जम्मू कश्मीर की तरफ। और हैरानगी की ये बात हो रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कभी खुल के उनके सामने भी नहीं जा रहे, खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। अगर यही हालात और 1-2 साल रहे, जम्मू कश्मीर 100 साल पीछे चला जाएगा। ये तो हम सीना ठोक के ये चीज़ें बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हम जानते हैं। सईद अल्ताफ़ बुखारी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, वाहिद आज हम यही देख रहे हैं। अगर मेरा एक पढ़ा लिखा, एक 2005 से मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, 16-17 साल का मेरा एक पॉलिटिक्स का सफ़र है। मेरा जैसा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद वो अगर अल्ताफ़ बुखारी को ज्वाइन करता है तो कुछ सोच के करता है ना। रियाज साहब, इस वक्त अगर ख़ानदानी सियासत का कहा जाए कि जब PDP इक़्तिदार में थी या इक़्तिदार से पहले थी लोगों को वोट लेने का, तो तब भी ये कहा जा रहा था कि ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा होगा। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आई तो ये सियासत जो ख़ानदानी सियासत थी वो देखी गई। लेकिन आज अगर देखें तो सैयद अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी, कहीं इसमें भी तो ख़ानदानी सियासत का तो नहीं आएगा। आप अल्ताफ़ बुखारी के बेटे का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। क्या आप अल्ताफ़ बुखारी की बेटी का नाम जानते हैं? फारूक अब्दुल्ला के बेटे का नाम जानते हैं? उमर अब्दुल्ला, दुनिया जानती है। महबूबा मुफ्ती की बेटी का नाम जानते हैं? इल्तिजा मुफ्ती, दुनिया जानती है। कोई मुझे सईद अल्ताफ़ बुखारी के बेटे का नाम बता के दिखाए। नहीं, अभी तो चूँकि उनकी पार्टी जो है वो इब्तदाई मरहले में है, तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताऊं, अल्ताफ़ बुखारी वो शख्सियत है, जब जम्मू कश्मीर में फ्लड आया था, अल्लाह ताला ने इनको हर चीज़ से नवाजा है। इनको किसी चीज़ की लालच नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इनके पास। फ्लड के दौरान उस टाइम इनने, कश्मीर के लोग गवाह हैं इस चीज़ के, कितनी इमदाद की, PDP को इमदाद की थी, फिर जाके वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटे को आगे लाने की। अगर होता तो साथ साथ चलाते ना। अब वो क्या बोलेंगे कि मैं पहले चीफ मिनिस्टर जाऊं फिर बेटे को करूं? ऐसा नहीं होता है। चूँकि आप इस वक्त अपनी पार्टी में आ चुके हैं, तो एज ए पार्टी वर्कर आपका नौजवानों के नाम क्या पैगाम रहेगा? मैं रियासत के नौजवानों से अपील करता हूं, पहले तो मैं यही कहूँगा जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, खुदारा ये चीज़ें ना करें, क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। दूसरा मेरा एक पैगाम है, आज आपके चैनल के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पार्टी के हवाले से। आप हमारे साथ जुड़े, इंशाल्लाह हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले। वाहिद ये जमात जो होगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल कर सकती है। जो स्टेट इस टाइम गिरी हुई है, इसको उठाने वाली एक ही शख्सियत है, सईद अल्ताफ़ बुखारी और उसकी टीम और उनकी जो जमात अपनी पार्टी है। नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है, हमारे साथ मिले, रब्ता करें, मिलकर काम करेंगे। इस रियासत को इंशाल्लाह वही रियासत उससे कहीं आगे ले जाने की कोशिश, मतलब उस चीज़ के लिए हम काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नौजवान लीडर रियाज आतिश साहब।
जो अपनी ज़िंदगी के जितने भी अय्याम गुज़रे और आज अपनी पार्टी में शमूलियत के हवाले से बता रहे थे। अब वक्त ही बताएगा कि ये पार्टी आवाम के लिए कितनी कारगर साबित होगी। देखते रहिए हमारे इस चैनल को और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।